अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं आज आप सबको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम सुनते ही आपकी बाँछें खिल जाएंगी। उनके 2 व्यक्तित्व हैं, एक राजनीतिज्ञ का और एक साहित्यकार का। नहीं, आप निराश मत होइए, बिल्कुल हम साहित्यकार व्यक्तित्व से ही मिलेंगे। तो भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ आज फिर से दिया जलाएं। जी हाँ, इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। ये हैं हमारे प्रधानमंत्री रहे, एक बार विदेश मंत्री रहे, और बहुत बहुत बचपन से जिन्होंने लिखना शुरू किया वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनके बारे में कहा जाता है वही एक ऐसे नेता भी थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व पर हमेशा साहित्यकार को हावी रखा, क्योंकि वो हमेशा, कोई भी पार्टी हो, अपोजिट पार्टी हो या खुद की पार्टी हो, वो हमेशा सत्य बोलते थे और दोनों पार्टियों के साथ मिल के रहते थे। वो दरअसल आपस में लड़ने के लिए आए ही नहीं थे, उनके मुँह से कभी हमने अपशब्द सुने ही नहीं। वो सिर्फ देश के लिए उतरे थे इस प्रांगण में। अटल जी का मानना है कि साहित्य और राजनीति के अलग अलग खाने नहीं हैं, और जब कोई साहित्यकार राजनीति करेगा तो वह अधिक परिष्कृत होगी। ऑब्वियसली वो बहुत ही फाइन किस्म की होगी। अपने कार्यकाल में उन्होंने ये करके भी दिखा दिया और देश ही नहीं दुनिया भर को चकित कर दिया, और उन्होंने दिखा दिया कि कवि प्रधानमंत्री ही शांति के लिए पश्चिम तथा पूर्व दोनों दिशाओं में बस यात्रा का जोखिम उठा सकता है। याद है ना आपको बस यात्रा, हिंदुस्तान से पाकिस्तान वाली। तो चलिए पहले हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख लें, वो जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, फिर हम उनकी कविताओं पे बात करेंगे। परिवार उनका भरा पूरा था और विशुद्ध भारतीय थे वे, और ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था, और उनके परिवार का जो है थोड़ा सा झुकाव जो है संघ परिवार की तरफ था। तो वह अध्ययन के प्रति तो वो बहुत व्याकुल रहते ही थे, पर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक और स्वयंसेवक बन गए। और उनका शिंदे की छावनी ग्वालियर में जन्म हुआ था, और लोग मान के चलते हैं उनका 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन भी है, इसलिए उनका सारे गिरजाघरों में भी जन्मदिन मनाया जाता था। परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव अटल जी के भाइयों पर भी पड़ा। सबसे बड़े भाई पंडित अवध बिहारी वाजपेयी थे, जिनका फरवरी 1998 में निधन हुआ, और उनके पितामह यानी उनके दादाजी श्यामलाल वाजपेयी पर जो कविता लिखा था, उस अटल जी ने, मतलब उस कविता को अगर आप सुनेंगे तो उसमें पूरी जैसे उनका बचपन, उनकी सारी चीज़ें सब सामने आ जाती है। श्यामलाल वाजपेयी बाबा जो विदित नाम, पंडित प्रचंड जाकी प्रतिभा प्रकाशी है, पाठन पठन में बिताए 3 पन दीने, आस पास जासू योग्यता की धाक खासी है, गुनिन को ग्राहक गुमानिन गुमान भरो, साधु संत भक्तन की सेवा अभिलाषी है, श्रेष्ठ कानकुब्ज वंश अवतंस अवधेश, आगरा जिले की सुबटे सुर निवासी है। ये उन्होंने अपनी शैली में परिचय दिया, और इसके बाद हम उनके अध्ययन के बारे में थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। जिन्होंने उनकी कविताएं सुनी हैं वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कविता प्रस्तुत करने का ढंग इतना प्यारा था कि लोग मुग्ध हो जाते थे। यहाँ तक कि बाद में जब वे राजनीति में आए तो उनका भाषण सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग जाया करते थे, क्योंकि वो दिल की बात सुनाते थे। उनका कहना था कि मेरी कविता जंग का ऐलान है, मेरी कविता जंग का ऐलान है, पराजय की प्रस्तावना नहीं। ये हारे हुए सिपाही का नैराश्य निनाद नहीं, जूझते योद्धा का जय संकल्प है। ये निराशा का स्वर नहीं, आत्मविश्वास का जय घोष है। झरे सब पीले पात, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राणी में अरुणिमा की देख रेख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी,
टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ऐसे थे हमारे वाजपेयी जी। वे अध्यापक बनना चाहते थे जो नहीं बन पाए। वे पढ़ने लिखने की दुनिया में अपना जीवन बिताना चाहते थे, किंतु कश्मीर की बेदी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान ने उन्हें झकझोर दिया और राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे जाने के लिए उन्हें आकुल व्याकुल कर दिया। और मैं राजनीति की रपटीली राह पर चल पड़ा। ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं पहले ही बता दूं, कन्हैया लाल नंदन जी ने लिखी है और पूरे दिल से लिखी है। आप इसको एक सिटिंग में पढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब वो अपनी बात कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, बाकी चीज़ें कन्हैया लाल नंदन जी की लिखी हुई हैं। वो कहते हैं कि अध्यापक शिक्षा की धुरी होता है, ये बच्चों को आकार देता है। बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है और अध्यापक उसे आकृति देता है। वह बच्चों को जैसी चाहे वैसी आकृति देता है, जैसे कुम्हार मिट्टी में मनचाही आकृति बना लेता है, वैसा ही अध्यापक बच्चे को जैसा चाहे बना सकता है। अटल जी का मानना है कि उनकी कविता की जेल यात्राओं ने काफ़ी कुछ उन्हें ज़िंदा रखा है। जाहिर है उन्हें वहाँ सोचने, विचार मनन करने का काफ़ी समय मिलता रहा। उन्होंने उन जेल यात्राओं का रचनात्मक उपयोग किया। जब वो अडवाणी जी के साथ बेंगलोर में पकड़े गए थे, तो उन्होंने हर चीज़ पे चुटकी लेना वाजपेयी जी को आता था। ऐसा नहीं कि वो उदासी की कविता लिखते थे, वो जोश और जो जीवन में घट रहा है वो सब लिखते थे। तो उन्होंने लिखा कि धरे गए बेंगलोर में अडवाणी के संग, दिन भर थाने में रहे, हो गई हुलिया तंग, हो गई हुलिया तंग, श्याम बाबू भन्नाए, प्रातः पकड़े गए ना अब तक जेल पठाए, कह कैदी कबीराए पुराने मंत्री ठहरे, हम तट पर ही रहे मिश्र जी उतरे गहरे। तो इस तरीके की मजाक की बातें जब उन्होंने, मतलब जेल में भी कोई मजाक कर सकता है, आप सोच सकते हैं। फिर उन्होंने दूसरी ललकार लगाई, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है। इस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करते थे और जोश में भर देते थे। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राणपण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो सन 1975 में आपातकाल के दौरान जेल में लिखी हुई ये कविता जेल यात्रा के दौरान की भी उनके संकल्पों का खाका पेश करती है। उन्होंने यात्राओं में भी अपना काफ़ी कुछ समय बिताया है। देश का ही नहीं, विश्व का कोना कोना उन्होंने छाना है और असली यायावर की तरह छाना है। प्रधानमंत्री पद पर रह चुकने के बाद जनता पार्टी के समय वे सबसे पहले विदेश मंत्री बने और विदेश नीति के नए आयाम तलाशने के लिए जो उन्होंने दायित्व निभाया वो देखने लायक था। कुछ कविताएं तो उन्होंने विदेशी धरती पर ही लिखी हैं, जिनमें से एक कविता मौत से ठन गई खासी चर्चा में रही। ये कविता धर्मयुग साप्ताहिक में प्रकाशित हुई थी। हुआ यूँ था कि उस समय उनका गुर्दे का ऑपरेशन हुआ था, तो तभी एक संसदीय प्रतिनिधि ने मंडल में उन्हें कनाडा जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा चलो एक फॉलोअप करा लेते। जब उन्होंने कनाडा में टेस्ट वगैरह करवाए तो वो रिपोर्ट थोड़ी चिंताजनक थी। कुछ समय के बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी, थकान बढ़ने लगी, वजन घटने लगा। अब विचार हुआ कि न्यूयॉर्क जाके दिखाया जाए। तो न्यूयॉर्क जाने के समय में एक प्रतिनिधि मंडल जा रहा था, तो वो उसके साथ वहाँ चले गए। वहाँ जांच पड़ताल हुई और वो काफ़ी कुछ ठीक निकली। अटल जी के शब्दों में कहा जाए तो वही न्यूयॉर्क की नगरी, वही दिन की रोशनी में जगमग अंधेरी रात, वही अकेलापन, वही सन्नाटा। मैंने डायरी खोजकर पुरानी कविता पढ़ी, उसमें कुछ संशोधन किया, उसे कागज़ पे उतारा, वाजपेयी साहब ये खुद कह रहे हैं, और धर्मयुग को भेज दी। कविता के साथ कंकाल जैसी रेखा चित्र और दो तरफ काला बॉर्डर और संपादक के लिए एक छोटी सी टीप भी लिख दी और उनमें और मौत में ठन गई। सेंट्रल हॉल में मेरी कविता की चर्चा चल पड़ी। बात शुरू हुई तो मेरी तबीयत से लेकर धीरे धीरे उस कविता तक बात आ गई। श्री सीताराम केसरी ने बड़ी तारीफ़ की और कविता की, सीताराम केसरी जी, और वो तारीफ़ करें।
श्याम बाबू जो उस श्री श्याम नंदन मिश्र की बात कर रही हूँ, अरे भाई धर्मी उगलाओ जरा, हम लोग भी तो वो कविता पढ़ें। तो मैंने कहा, मतलब बिहारी जी कह रहे हैं कि मैंने कहा लाइए मैं ही पढ़ देता हूँ। तो संसद के सेंट्रल हॉल में मैंने पहली और शायद अंतिम बार अपने जीवन में कविता पाठ किया। धर्मयुग में जिस समय ये कविता प्रकाशित हुई, इसे पढ़ने वाले एकदम उद्विग्न हो उठे। उन्हें लगा कि मैं मरणासन्न हूँ और मेरी कविता ज़िंदगी का दस्तावेज है और मौत का घोषणा पत्र है। भाई मैंने ऐसी कविता क्यों लिखी तो लिखी, उसे छपने के लिए भी दे दी, वाजपेयी जी कहते हैं। किंतु यदि मृत्यु भर साथ वो कहते हैं कि किंतु यदि मृत्यु मेरे साथ खेल खेलेगी, जैसे कि बिल्ली और चूहे का खेल होता है, तो मैं भी उसके साथ खेलूँगा और अंतिम दम तक दो दो हाथ करूँगा। और हम सब जानते हैं वाकई अटल जी ने ये किया। यदि मेरी कविता कुछ मित्रों को कचोटा और कष्ट पहुँचाया है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे लगता है कि उसका प्रकाशन समय के पूर्व हो गया, मतलब जाने के काफ़ी साल पहले उनकी मौत पर कविता आ चुकी थी। तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर ज़िंदगी का सफ़र, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। तो ये जो उनकी कविता थी, ये उन्होंने मौत को चुनौती देते हुए लिखी थी और वो थोड़े से भाव विभोर हो गए। और जब बीच में कार्य करते करते कई बार उन्होंने, क्योंकि उनका मनमौजी मन था और उनके साथ ये होता था कि वो कई बार राजनीति में वो उखड़ जाते थे, क्योंकि वो अपने किस्म की राजनीति करना चाहते थे। मसलन वो देश प्रेम और देश की चीज़ों पे फोकस करना चाहते थे। आप जानते हैं राजनीति में आसपास बहुत धूम धड़ाका होता है, वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने सीधे प्रेसिडेंट को लेटर लिख डाला कि अध्यक्ष महोदय, 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। जब मैं राजनीति में आया था तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एमपी बनूंगा। मैं पत्रकार था और जिस तरह की राजनीति चल रही है वह मुझे रास नहीं आती, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती। फिर मैं विरोधी दल का नेता हुआ, आज प्रधानमंत्री हूँ, थोड़े दिन बाद प्रधानमंत्री भी नहीं रहूँगा। प्रधानमंत्री बनते समय मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाऊँगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की ग्लानि नहीं होगी। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने हाथ में लिया है वह राष्ट्रीय उद्देश्य जब तक पूरा नहीं कर सकते तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। संसद में दिया गया ये वक्तव्य उनके आंतरिक मन को समझने के लिए बहुत बड़ा आभार है कि उनको ज़रा भी लालच नहीं था। उस समय एक नए अनुभवहीन एक किस्सा सुनाती हूँ। जिस समय ये नए नए संसद में बैठना शुरू हुए थे, जवाहरलाल नेहरू जी वगैरह भी सब वहाँ पर थे, तो उस समय एक नए अनुभवहीन नौजवान के द्वारा संसद का ध्यान अपनी ओर खींच लेना और उस पर प्रधानमंत्री नेहरू जी की टिप्पणी करना अटल जी की सांसदिक कार्यविधि को एक मंगल तिलक की तरह था। नेहरू जी ने कहा था, कल तो बहुत से भाषण हुए, उसमें एक भाषण श्री वाजपेयी जी का भी हुआ था। अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही थी, ये कहा था मेरे ख्याल से कि हमारी जो विदेश नीति है यह उनकी राय में बिल्कुल सही है। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने ये बात कही। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही कि बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों होने चाहिए। हुआ यूँ कि जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने तो उनकी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत हुई और जो लेखक है कन्हैयालाल नंदन जी, वो भी उनके साथ गए। और ऐसा नहीं है, वो अच्छे मूड में रहते थे तो कभी कभी जो है बड़ी चुटकियाँ भी लेते रहते थे कि एक बार प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने एक समारोह में अटल जी को मित्रता की मीठी चुटकी के तहत अपना गुरु कह दिया। तो पहले तो वो शांत रहते हैं, पर ठहाका उस समय लगा जब अटल जी बोले, कुछ लोग गुरु होते हैं लेकिन कुछ लोग गुरु घंटाल होते हैं। तो इस तरह से वो चुटकियाँ लेते रहते थे और उनके उपस्थिति में हमेशा माहौल हल्का बना रहता था। फिर उसके बाद वो विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई गए। वहाँ पर उनके साथ उनके खास मित्र थे पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, भैया जी, अमृतलाल नागर, भगवती चरण, राजभाषा के तात्कालिक निदेशक एवं हिंदी के पक्षधर पंडित शिवसागर जी, डॉक्टर भारती, कमलेश्वर जी
और कन्हैयालाल जी खुद थे, कर्ण सिंह, ये सब थे। तो एक उन्होंने वहाँ पे ही एक नज़्म लिख डाली कि पोर्ट लुई के घाट पर नव पंडों की भीड़, पोर्ट लुई के घाट पर नव पंडों की भीड़, रोली अक्षत नारियल सुर सरिता का नीर, सुर सरिता का नीर लगाकर चंदन घिस्सा, भैया जी ने औरों का भी हड़पा हिस्सा, कह दी कविराय जय तू जय शिव सागर जी, जय भगवती जागरण निरावरण जय नागर जी। और 4 अक्टूबर को उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था और हिंदी के लिए उन्होंने बहुत प्यारी बातें लिखी हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो उन्होंने 4 अक्टूबर को राष्ट्रमंच के संग से कविता सुनाई कि गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के संग से हिंदी का जयकार, हिंदी का जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, कह दी कविराय प्रेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। तो ये उनका बार बार कविताओं के बीच में हिंदी के प्रति प्रेम छलक ही जाता था। तो उससे और भी जगह हैं, जैसे कारागार में, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, उन्होंने कविताएं रची। अटल जी ने BA तक की शिक्षा उनकी ग्वालियर में हुई थी और बाद में विक्टोरिया कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्हें भाषण देने और भाषण से मंत्र मुग्ध करने का अभ्यास कॉलेज के ज़माने से पड़ गया था। आपको एक मज़ेदार बात बतानी, मुझे ज़रा किताब देना संदीप। जब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक ऐसी चीज़ सुनाने जा रही हूँ। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल की कॉलेज पत्रिका में सन 1939 में ये प्रकाशित कविता है। उस समय अटल जी मात्र कक्षा 9 के छात्र थे। तब उन्होंने ये लाइनें लिखी थी, रोना भूखों मरना ठोकर खाना, क्या यही हमारा जीवन है? हम स्वच्छंद जगत में जन्मे, फिर कैसा ये बंधन है? मानव स्वामी बने और मानव ही करे गुलामी उसकी, किसने है ये नियम बनाया, ऐसी है ये आज्ञा किसकी? सोचिए आप, 9वीं कक्षा का छात्र ये सारी बातें सोचता है तो बहुत अजीब लगता है। जब सबसे पहले श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने लोकसभा की सीट से सदस्यता से त्यागपत्र दिया, तब वो सीट इनके लिए खाली हुई। पहले तो आप जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में जब उतरे तो उन्हें सबसे पहले बलरामपुर से चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे। 15 अगस्त की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने ये नज़्म लिखी थी कि 15 अगस्त का हर दिन कहता है, आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। आप ये 4 लाइनें सुनेंगे तो एकदम भावमुग्ध हो जाएंगे कि वे नहीं चाहते थे बहुत ऊंचाई और उन्हें प्रसिद्ध होने का कोई शौक़ भी नहीं था। उन्होंने लिखा, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। सन 1992 में जब उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया तो उनके सम्मान में एक अभिनंदन समारोह हुआ। इस समारोह में उन्होंने कविता पाठ करते हुए, जिसका शीर्षक था पहचान, कुछ बड़ा है वो, लेकिन मैं कुछ लाइनें पढ़ूंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फ़र्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, उसका धरातल क्या है। यानी वो डाउन टू अर्थ होने की बात कर रहे थे। अटल जी का राजनेता रूप बड़ा है या साहित्यकार रूप? ऐसे ऊंचाई मापक सवाल करने वालों के लिए अटल जी की यक्ष प्रश्न जैसी कविता बहुत मायने रखती है। उन्हें अफसोस था हिंदी को वो जो स्थान नहीं मिला, तो उसके लिए उन्होंने लिखा कि हिंदी अपने घर में दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी हैं लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी, हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधी या मद्रासी, कह दी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। तो यूँ उन्होंने कुछ चुनिंदा ही बता रही हूँ आपको। जैसे उनको बड़ी वेदना होती थी जब जेल में, तब उन्होंने 3-4 लाइनें लिखी थी। कोठरी सुनी वेदना दूनी, झींगुरों का स्वर बेधता अंतर, बंद है आकाश घुट रहा निश्वास। 2 चतुष्पदी भी उन्होंने लिखी थी। वही मंजिल वही कमरा वही खिड़की वही पहरा,
राज बदला, ताज बदला, पर नहीं समाज बदला। इतने बीमार हुए, उन्होंने एक बार, उन्हें देश की व्यवस्था से वैसे भी बहुत दुख था, तो उन्होंने 2 जनों से माफ़ी मांगी थी। एक थे बापू, दूसरे जयप्रकाश जी। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे। चिता भस्म की चिंगारी से अहंकार के गढ़ तोड़ेंगे। जब वो पद पर आए तो तब भी उन्हें बड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने इसको कुछ इस तरह से लिखा। घर पहुँचे हम बाद में, पहले पुलिस तैयार। घर पहुँचे हम बाद में, पहले पुलिस तैयार। रोम रोम गदगद हुआ, लखी स्वागत सत्कार। लखी स्वागत सत्कार पराए अपने घर में, कुत्ते का भी नाम लिख लिया रजिस्टर में। कह कैदी कविराय राय, शास्त्री कसे लंगोटा। जनसंघ छूटा नहीं पुलिस का पीछा छूटा। तो यूँ वो चुटकियाँ भी लेते थे और संजीदा बात भी कहते थे। और मैं ये वाली बात जो है उनके हृदय की, शायद उनके अंतर्मन की बहुत गहरी बात है, जिसे मैं आपको बताती हूँ कि जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है। चेहरे पर मुस्काने चिपका, मन ही मन रोता है। ज़रूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। ज़रूरी यह कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूठ सा खड़ा न रहे, औरों से मिले घुले, किसी को साथ ले, किसी के संग चले। ये उनके एकाकी जीवन का एक छोटा सा अंश है जो उन्होंने लिखा था। और आप सब जानते हैं उनके अंतिम दिनों की बात। वो काफ़ी समय हम लोग से ओझल रहे, पता नहीं वो कितनी तकलीफ़ में थे, क्या थे। तब उन्होंने लिखना शायद छोड़ दिया था। 2018 की बात है। और ये आपातकाल के दौरान, जब उनके जीवन के 50 वर्ष पूरे हो गए थे, तभी उन्होंने ये कविता लिख डाली थी कि जीवन की ढलने लगी सांझ। जीवन की ढलने लगी सांझ, उम्र घट गई, डगर कट गई। जीवन की ढलने लगी सांझ, बदले हैं अर्थ, शब्द हुए व्यर्थ। शांति बिना खुशियाँ हैं बांझ। जीवन की ढलने लगी सांझ, सपनों से मीत, बिखरा संगीत। ठिठक रहे पाँव और झिझक रही झांझ। जीवन की ढलने लगी सांझ। आज बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।